नमस्कार, आप देख रहे हैं भास्कर न्यूज और आपके साथ मैं हूं गरिमा बुधानी। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे और रुक करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर का। बड़ी खबर आपको बता दें, दिल्ली में अपराधियों के हौसले बुलंद नजर आ रहे हैं। विजय विहार में पुलिस पर हमला हुआ है। हमले में एक कांस्टेबल की मौत हुई है, वहीं एक के घायल होने की भी खबर सामने आई है। पेट्रोलिंग के दौरान यह हमला हुआ। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, विजय विहार में जहां दबंगई देखने को मिली है, हमले में एक कांस्टेबल की मौत हुई है, वहीं एक कांस्टेबल घायल हुआ है। पेट्रोलिंग कर रहे थे पुलिस के दोनों जवान और उसी दौरान जो है ये हादसा हुआ। अपराधियों ने फायरिंग की और गोलीबारी में पुलिस के एक कांस्टेबल की मौत की खबर आई है, वहीं एक के घायल होने की खबर सामने आई है। विजय विहार की ये घटना है जहां पर हमले में एक कांस्टेबल की मौत हुई है। पेट्रोलिंग के दौरान ये हमला हुआ। दिल्ली में अपराधियों के हौसले लगातार बुलंद होते नजर आ रहे हैं और विजय विहार में ताजा मामला सामने आया है। हमारे संवाददाता शंकर आनंद हमारे साथ जुड़ गए हैं फोन लाइन पर। शंकर, क्या है पूरी खबर? दरअसल ये जो इलाका है ये राजधानी दिल्ली के बाहरी दिल्ली का आउटर दिल्ली है। और आउटर दिल्ली में अक्सर ऐसी सी घटनाओं को देखने को मिलता है। और ये जो मामला है ये बीती रात का है, जिसमें कि ये चेकिंग के दौरान जो रूटीन चेकिंग होती है, उसी रूटीन चेकिंग के दौरान जो है विजय विहार के ब्लॉक के रास्ते से जब कांस्टेबल गुजर रहे थे, इसी बीच में 3 से 4 लोगों को संदिग्ध हालत में देखा गया। जब उस लोगों से पूछने की कोशिश की गई, वो लोग ऑटो में थे। जब उन लोगों से पूछताछ करने की कोशिश की गई तो वो निकलते ही वो छूटते हुए वो लोग फायरिंग कर दिए, और जिसमें कि दो कांस्टेबल को गोली लगी है, जिसमें जगवीर जो है मौके पे ही उसकी मौत हो गई। और दूसरा कांस्टेबल जो था उसके अभी अस्पताल में भर्ती है। वो पास में एक अस्पताल में भर्ती कराया गया, गेटवे हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया, जहां पे उसका इलाज चल रहा है। और ये जो मामला अगर देखा जाए गरिमा, तो बहुत बड़ा मामला है कि पिछले एक दिन पहले ही ठीक इसी तरह की वारदात सेंट्रल दिल्ली में भी दिया गया था। सेंट्रल दिल्ली में भी एक कांस्टेबल पे फायरिंग की गई थी, और वहां पे भी उसके बाद और उसकी पहले अगर बात करें तो जाफराबाद में भी एक कांस्टेबल को मारा गया था। तो इस तरह से देखा जाए तो पिछले अगर 10 दिन 15 दिन को अगर देखा जाए तो राजधानी दिल्ली में पुलिस वालों पे काफी अटैक्स हो रहे हैं। तो कहीं न कहीं ये राजधानी दिल्ली में बहुत बड़ा मामला बनता जा रहा है। जी, बहुत बड़ा मामला है शंकर। बड़ा सवाल ये उठता है कि जनता की रक्षा की जिम्मेदारी जिन पुलिस वालों पर है, अगर वो ही सुरक्षित नहीं है, ऐसे में क्या अंदाजा लगाया जा सकता है कि जनता की जो सुरक्षा है वो किस ओर जा रही है? गरिमा, इस मामले पे हम लोग दिल्ली पुलिस के जो वरिष्ठ अधिकारी हैं उनसे भी 1-2 दिन पहले हम लोग बातचीत किए थे, और उन लोग कह रहे थे कि यार हम लोग भी काफी हम लोग इस मामले पे देख रहे हैं, इस पे गौर कर रहे हैं कि किस तरह से ये मामला जो है राजधानी दिल्ली में पुलिस वालों के खिलाफ ही बनता जा रहा है। और गरिमा, पिछले कुछ दिनों की अगर बात करें तो पुलिस वालों पर जिस तरह से अटैक्स हो रहे हैं, इस मामले में तफ्तीश की जा रही है कि आखिर क्या वजह है कि इन पुलिस वालों के खिलाफ ही मामले बढ़ते जा रहे हैं। और हालांकि यहाँ पे परसों की बात करें, परसों की सेंट्रल दिल्ली में जो अटैक हुआ था उसमें देखा गया था कुछ जो नशीला पदार्थ खरीदते और बेचते हैं उन लोगों ने अटैक किया था, क्योंकि उनको रोका जा रहा था। और इससे पहले जब जाफराबाद की बात करें तो जाफराबाद में 2 कांस्टेबल पे ऐसे ही अटैक करके उसको मार दिया गया। और कल जो मामला है जिसमें नरेंद्र अभी भी वो अस्पताल में भर्ती है, तो उससे जब पुलिस मौके पे पहुंची, उससे इस बारे में पूछताछ कर रही है कि आखिर वो कौन लोग हैं, उन लोगों का हुलिया कैसा है, इस बारे में बातचीत की जा रही है। नरेंद्र जो है उसकी स्थिति अभी बहुत अच्छी नहीं की जा सकती है, अभी भी गंभीर हालत में वो भर्ती है अस्पताल में। और जिस तरीके से कल फायरिंग हुई है और उसमें जगवीर जो है उसकी मौत हो गई है, तो कहीं न कहीं एक दिल्ली पुलिस जो है इस मामले को काफी गंभीरता से लेगी और इस मामले की गंभीर तरीके से इस बात की जांच करेगी आखिर क्या वजह रही है। और इसके साथ साथ जो है वो जो आरोपियों हैं और जो उसकी धरपकड़ की योजनाएं जो है वो काफी तेज रफ्तार से चलाई जाएगी। और इस मामले पे दिल्ली पुलिस के काफी वरिष्ठ अधिकारी भी कल रात में मौके पे पहुंचे। घटनास्थल में पहुंचने के साथ साथ वो अस्पताल में गए, और अस्पताल में बड़े अधिकारियों का आना जाना लगातार जारी है। और इसके साथ साथ आज निश्चित तौर पे बड़े अधिकारियों की एक मीटिंग होगी, और उस मीटिंग में ये फैसला लिया जाएगा कैसे इन बदमाशों पे नकेल कसा जाए, कैसे उन लोगों की धरपकड़ जो है बढ़ाई जाए। कहीं यहाँ पे दिल्ली पुलिस के अधिकारियों के मुताबिक यहाँ पे जो बताए थे कि वो
पिछले कुछ दिनों से ज्यादा ही धरपकड़ पे लगे हुए हैं और छोटे मोटे जो बदमाश है उस पर नकेल कसने की कोशिश की जा रही है। शायद ये उसका नतीजा हो सकता है, क्योंकि जिस तरीके से धरपकड़ इन लोग की जा रही है, इससे बौखलाए हुए जो बदमाश है वो कर रहे हैं। हालांकि यहाँ पे इस मामले में जगवीर पे जो फायरिंग हुआ है, इस मामले पे अब तक ये साफ नहीं हो पाया है कि वो कौन बदमाश थे, कहां जी, तो से आए। तमाम बिंदु है जिन पर जांच पुलिस इस वक्त कर रही है है और ये साफ करने की कोशिश की जा रही है कि आखिर क्या वजह रही इस हमले के पीछे। बहुत बहुत शुक्रिया शंकर तमाम जानकारी के लिए। तो विजय विहार की घटना थी जहां पर पुलिस के 2 कांस्टेबल पर हमला हुआ। पेट्रोलिंग के दौरान ये हमला हुआ है। हमले में एक कांस्टेबल की मौत हो गई, वहीं दूसरा कांस्टेबल घायल है। चक्रवाती तूफान हुदहुद ने रविवार को आंध्र प्रदेश और उड़ीसा के पूर्वी तटीय इलाकों में जमकर कहर बरपाया। हालांकि रात होते होते इसकी रफ्तार धीमी पड़ गई। आज इसकी रफ्तार पूरी तरह सुस्त हो जाने की उम्मीद है, लेकिन हुदहुद के बाद इन इलाकों में भारी बारिश का खतरा मंडरा रहा है। गुजर गया तूफान, सुस्त पड़ा हुदहुद, लेकिन खतरा है बरकरार। भारी बारिश की आशंका ने बढ़ाई मुश्किलें। बंगाल की खाड़ी में उठा भीषण चक्रवाती तूफान रविवार दोपहर आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम में तट से टकराने के बाद कमजोर पड़ गया, लेकिन कमजोर पड़ने से पहले इसने विशाखापट्टनम में भीषण तबाही मचा दी। चक्रवात दिन में करीब 11 बजे आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम शहर से टकराया। करीब 195 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाओं ने सबसे ज्यादा यहीं पर नुकसान पहुंचाया। विशाखापट्टनम, श्रीकाकुलम, विजयनगरम और पूर्वी गोदावरी जिले के करीब 320 गांवों में पेड़ उखड़ने लगे। इमारतें गिरने से संचार और बिजली सेवाएं ठप हो गई। इसके करीब 6 घंटे बाद ही हुदहुद की रफ्तार घटकर 120 किलोमीटर प्रति घंटा रह गई। आज इसके पूरी तरह से सुस्त पड़ जाने की उम्मीद है। तूफान के बाद आई मूसलाधार बारिश ने ज्यादा नुकसान पहुंचाया है। प्रभावित इलाकों में अब तक 5 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई है। अगली बड़ी चुनौती तूफान के कारण हो रही बारिश से निपटने की है। मौसम विभाग के मुताबिक सोमवार को साइक्लोन से छत्तीसगढ़, बिहार, पूर्वी मध्य प्रदेश, पूर्वी उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल के कुछ इलाकों में भी भारी बारिश हो सकती है। कि जो अन्य राज्य हैं आंध्र प्रदेश और उड़ीसा के अतिरिक्त, जैसे छत्तीसगढ़ या मध्य प्रदेश या बिहार या झारखंड, तो यहाँ भी इस साइक्लोनिक स्टॉर्म का प्रभाव होगा। यद्यपि इसका इम्पैक्ट जो है, इसकी इंटेंसिटी करीब 50% कम हो जाएगी 6 घंटे के अंदर, परंतु इन अन्य राज्यों में बहुत हेवी रेनफॉल होने की संभावना है। आंध्र प्रदेश में चक्रवात हुदहुद के दस्तक देने से पहले दक्षिण ओडिशा के कई हिस्सों में भारी बारिश और तेज रफ्तार वाली हवाएं चलने के बीच सुरक्षा के दृष्टिकोण से संवेदनशील इलाकों से 45,000 से ज्यादा लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचा दिया गया है। इसीलिए जानमाल के ज्यादा नुकसान होने की खबर नहीं है। तूफान के बाद भारी बारिश की आशंका को देखते हुए राज्य सरकारों ने इससे निपटने की तैयारी शुरू कर दी है। दरअसल ये बारिश कई राज्यों को अपनी चपेट में ले सकती है, इसीलिए जानमाल के ज्यादा नुकसान की आशंका है। एनडीआरएफ की 44 टीमें आंध्र और उड़ीसा में तैनात की गई हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, भास्कर न्यूज। और अब बात पाकिस्तान की नापाक हरकत की। पाकिस्तान ने न सिर्फ एलओसी पर फिर से गोलीबारी शुरू कर दी है, बल्कि खुद संयुक्त राष्ट्र के पास शिकायत लेकर भी पहुंच गया। कश्मीर मुद्दे का अंतर्राष्ट्रीयकरण करने की अपनी कोशिश तेज करते हुए पाकिस्तान ने भारत से लगे एलओसी के करीब की सुरक्षा स्थिति पर संयुक्त राष्ट्र प्रमुख को पत्र लिखा है और मुद्दे के समाधान के लिए उसके हस्तक्षेप की मांग की है। पाक के नापाक इरादे, चोरी के बाद सीना जोरी पर उतरा पाक, संयुक्त राष्ट्र संघ से लगाई मदद की गुहार। इसे कहते हैं चोरी भी और सीना जोरी भी। पहले तो पाकिस्तान ने सीमा पर बेवजह गोलीबारी कर निर्दोष भारतीय नागरिकों को मारा। अब भारत की जवाबी कार्रवाई को लेकर पाकिस्तान अंतर्राष्ट्रीय मंच पर छाती पीट रहा है। पाकिस्तानी प्रधानमंत्री के राष्ट्रीय सुरक्षा और विदेश मामलों के जानकार सरताज अजीज ने संयुक्त राष्ट्र के प्रमुख बान की मून को एक पत्र लिखा है, जिसके मुताबिक नियंत्रण रेखा और अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर हालात बदतर होते जा रहे हैं। भारतीय सुरक्षा बलों की ओर से बीते कुछ सप्ताहों में लगातार पाकिस्तानी सीमा में जानबूझकर और बगैर उकसावे के गोलीबारी की जा रही है और संघर्ष विराम का उल्लंघन किया जा रहा है। सरताज अजीज ने कश्मीर मुद्दों पर अंतर्राष्ट्रीय समुदाय से हस्तक्षेप की मांग करते हुए लिखा है कि जम्मू एंड कश्मीर विवाद संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के एजेंडे में लंबे समय से लंबित मुद्दों में से एक है, जिसके प्रस्ताव में वादा किया गया है कि संयुक्त राष्ट्र के तत्वाधान में
जम्मू एंड कश्मीर के लोगों के आत्मनिर्णय के लिए एक जनमत संग्रह कराया जाए। यह वादा वैध बना हुआ है, फिर भी अब तक पूरा नहीं हो पाया है। पाकिस्तान की इस हरकत पर बीजेपी ने काफी तीखी प्रतिक्रिया दी है। ये पाकिस्तान का शेमलेस डिस्परेशन अर्थात बेशर्मी भरा बेचैनी है कि खुद ही वो एलओसी में सीज फायर वायलेशन करता है और खुद ही कंप्लेन करने यूएन जाता है, जबकि भली भांति पाकिस्तान भी इस विषय को जानता है कि यूनाइटेड नेशन उसे वहाँ दरवाजा ही दिखा देगा, उसे स्नब कर देगा। और ये द्विपक्षीय विषय है हिंदुस्तान और पाकिस्तान के बीच में, और हिंदुस्तान ने बहुत स्पष्ट किया है कि आप अगर दोस्ती का हाथ बढ़ाएंगे तो हम 4 कदम आपके पास आएंगे, मगर आप अगर सीज फायर वायलेशन करेंगे तो हम मुंहतोड़ जवाब देंगे। प्रधानमंत्री की अमेरिकी यात्रा के दौरान भी पाकिस्तान के प्रधानमंत्री नवाज शरीफ ने इस मुद्दे को संयुक्त राष्ट्र में उठाया था। अंतर्राष्ट्रीय मंच पर हुई किरकिरी से बौखलाए पाकिस्तान पिछले कई दिनों से सीमा पर युद्ध विराम का उल्लंघन कर दुनिया का ध्यान इस ओर खींचने की कोशिशों में जुटा है, लेकिन भारत ने मुंहतोड़ जवाब देकर उसकी बोलती बंद कर दी है। अब पाकिस्तान इस मुद्दे को संयुक्त राष्ट्र संघ में ले जाकर कश्मीर हड़पने का ख्वाब देख रहा है। देखते हैं इस नापाक कोशिश से पाक क्या हासिल कर पाता है। ब्यूरो रिपोर्ट, भास्कर न्यूज। महाराष्ट्र और हरियाणा में होने वाले विधानसभा चुनावों के लिए प्रचार का आज आखिरी दिन है। सभी दलों के पास आज आखिरी मौका है जनता जनार्दन को अपने इरादों के साथ साथ अपने वादों से रूबरू कराने का। इसलिए सभी पार्टियों ने आखिरी दिन जबरदस्त चुनाव प्रचार के लिए कमर कस ली है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज 3 रैलियों को संबोधित करेंगे। महाराष्ट्र और हरियाणा में 15 अक्टूबर को वोटर उम्मीदवारों की किस्मत का फैसला करेंगे। इन चुनावों के परिणाम 19 अक्टूबर को घोषित होंगे। विधानसभा चुनावों का प्रचार करते हुए कल पीएम मोदी ने चुनावी रैली के दौरान शरद पवार पर अब तक का सबसे बड़ा हमला बोला। मोदी ने पवार को की पार्टी नेशनल करप्ट पार्टी तक बोल दिया। वहीं पवार ने भी मोदी पर निशाना साधने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ी। महाराष्ट्र के चुनावी महासमर के लिए सभी पार्टियां जोर शोर से प्रचार कर रही हैं और एक दूसरे पर हल्ला बोल रही हैं। पंढरपुर में रैली करते हुए प्रधानमंत्री मोदी शरद पवार की एनसीपी पर जमकर बरसे। मोदी ने शरद पवार पर निशाना साधते हुए उन पर अभी तक का सबसे बड़ा हमला किया और उनकी एनसीपी को जन्म से ही करप्ट पार्टी करार दिया। एनसीपी ये अपने आप को ऐसे खूंखार समझते हैं, ऐसे खैरखा समझते हैं कि वो जनता को अपनी जेब में मानते हैं। वो तो मान के ही चलते हैं जनता जाएगी कहां, हमें ही तो बिठाएगी। भाइयों बहनों, ये अहंकार किसी का भी नहीं चलता। मोदी यही नहीं रुके। प्रधानमंत्री ने शरद पवार की पार्टी के चुनाव चिन्ह घड़ी पर भी चुटकी ली। जिस दिन पैदा हुए उसी दिन 10:10 हुआ है। तब से ये 10-10 का मतलब क्या है मालूम है ना? ये 10-10 का मतलब है 10 साल में 10 गुना भ्रष्टाचार। ये 10 साल में 10 गुना भ्रष्टाचार किया। और अगर कभी फिर से मौका मिल जाएगा, उनकी घड़ी का टाइम हो जाएगा 15:15। 15 साल में 15 गुना भ्रष्टाचार। नरेंद्र मोदी ने हमला बोला और शरद पवार चुप बैठ जाएं। ऐसा कैसे हो सकता था? एनसीपी सुप्रीमो शरद पवार ने नरेंद्र मोदी पर निशाना साधते हुए कहा कि अफसोस है कि मोदी पीएम के पद पर रहते हुए भी निजी हमले करने में जुटे हुए हैं। महाराष्ट्र में चुनाव प्रचार करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सत्ता पर काबिज रही पार्टियों पर वार करते हुए कहा कि जैसे कल महाराष्ट्र और हरियाणा में चुनाव प्रचार का आखिरी दिन है, वैसे ही यह कांग्रेस और उसके सहयोगियों का भी आखिरी साल है। अब कांग्रेस का युग, उनके साथियों का युग, उनके चेले चपाटों का युग, ये सब कुछ समाप्त होने का युग शुरू हुआ है।
चुनावी प्रचार में कुछ ही घंटों का वक्त बचा है तो कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी कहां पीछे रहने वाले थे। राहुल ने भी रामटेक में प्रधानमंत्री मोदी पर निशाना साधा। उन्होंने पाकिस्तान के साथ सरहद पर जारी फायरिंग और काले धन के मुद्दे पर सवाल दागे और कहा कि मोदी को 100 दिन हो गए हैं, मगर क्या वो काला धन वापस ला पाए। लोकसभा के चुनाव में प्रधानमंत्री ने भाषण किया कि अगर मैं प्रधानमंत्री बनूंगा तो अच्छे दिन आएंगे। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री बनूंगा तो चीन घबराएगा, पाकिस्तान घबराएगा। चीन के राष्ट्रपति आए, मोदी जी के साथ उन्होंने झूला झूला और अपनी सेना को लेकर अंदर लद्दाख में बैठ गए। उनके हजारों सैनिक हमारे देश के अंदर आए और एक सवाल नहीं पूछा मोदी जी ने उनसे। कुछ दिन पहले फायरिंग शुरू हुई पाकिस्तान में, कहते भैया जल्दी ठीक हो जाएगा। 2 दिन पहले कहा भैया फायरिंग बंद हो गई और कल फिर फायरिंग शुरू। 15 अक्टूबर को होने वाले चुनावों के लिए सभी पार्टियां एक दूसरे पर खूब जबानी हमले कर रही हैं, लेकिन इन हमलों का जनता पर कितना असर पड़ रहा है ये तो 19 अक्टूबर को पता चलेगा, जब इन चुनावों के परिणाम घोषित होंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, भास्कर न्यूज। तो ये तो रही कल की बात, अब बात आज की। आज की बात करेंगे, कहां कहां चुनाव प्रचार है इस बारे में बात करेंगे। महाराष्ट्र के चुनावी सर्वे और शिवसेना को लेकर लोगों के ठंडे रुख ने उद्धव ठाकरे को कुछ ज्यादा ही निराश कर दिया है। एक तरफ उद्धव जहां अपने राजनीतिक शत्रु राज ठाकरे से नजदीकियां बढ़ाने में जुटे हैं, वहीं दूसरी तरफ मतदाताओं को रिझाने के लिए कुछ ज्यादा ही विनम्रता दिखा रहे हैं। महाराष्ट्र की राजनीति के दबंग उद्धव ठाकरे के लिए चुनाव क्या मायने रखता है, इसका अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि अब तक चुनावी रैलियों में दहाड़ने वाले उद्धव मतदाताओं के सामने नतमस्तक होते नजर आए। मतदाताओं के लिए इतनी विनम्रता शिवसेना का नया चेहरा है या फिर किसी भी कीमत पर चुनाव जीत लेने की लालसा, ये कहना मुश्किल है। अब तक महाराष्ट्र ठाकरे खानदान की ठसक और ठकुराई से ही परिचित रहा है, इसलिए शिवशाही को ठुकाशाही जैसे नाम भी दिए जाते रहे। लेकिन ठुकराई के दिन अब लद गए शायद। वैसे भी उद्धव का करिश्मा कभी मराठी वोटरों पर ज्यादा नहीं दिखा, इस बात को उद्धव भी बखूबी जानते हैं। इस चुनाव को अपनी नाक की लड़ाई बना चुके उद्धव ठाकरे जीत के लिए कुछ भी करने को तैयार नजर आते हैं। इस चुनाव में बीजेपी भले ही शिवसेना पर तीखा हमला बोलने से बचती रही हो, लेकिन उद्धव बीजेपी पर कोई रहम दिखाने को तैयार नहीं है। इससे पहले उद्धव ठाकरे ने नरेंद्र मोदी को अफजल खान की उपाधि दे डाली, जिसका जवाब बीजेपी ने कुछ इस अंदाज में दिया। कोई प्रतिक्रिया हम नहीं देंगे क्योंकि जनता मन बना चुकी है। जनता भारतीय जनता पार्टी को चुनकर देने वाली है और भारतीय जनता पार्टी को चुनकर आता देख लोग निराशा में बयानबाजी कर रहे हैं। बीजेपी के पलटवार से उद्धव ठाकरे इतने बौखला गए कि चुनाव में अंतरी फाड़ने की धमकी दे बैठे। भले ही संदर्भ शिवाजी महाराज और अफजल खान का दिया गया हो, लेकिन कम से कम बीजेपी को अपने इस पुराने सहयोगी से इस तरह की उम्मीद नहीं रही होगी। विरोधियों के लिए कठोर भाषा का इस्तेमाल ठाकरे खानदान की खास पहचान है और उनके वोटर्स भी उनकी इसी अदा को पसंद करते हैं। लेकिन इस बार उद्धव का ये नया चेहरा महाराष्ट्र की जनता पसंद करती है या नहीं, इसका पता तो चुनाव के बाद ही चल पाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, भास्कर न्यूज। बुलेटिन में फिलहाल के लिए बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।